हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर फाइनेंस कमीशन के डायमेंशन को देख लिया था कि फाइनेंस कमीशन एक ऐसी बेहतरीन बॉडी है जिसका गठन हर एक 5 साल में हमारे देश में राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है, जो कि एक रिकमेंडेशन देती है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड्स हैं, जो पैसा है, भले ही वो केंद्र सरकार के पास इकट्ठा हो वो फंड, ऑब्वियसली बात है राज्य की सरकार ही नहीं बांटने वाली केंद्र सरकार के साथ पैसा। ऐसा है क्या श्रेया? कोई भी ऐसी प्रोविजन है कि स्टेट के ऊपर ये बोला जाए कि आप अपना पैसा टैक्स प्रोसीड्स बांटो केंद्र सरकार के साथ, या फिर ये उल्टा है, केंद्र सरकार को बांटना चाहिए राज्य की सरकारों के साथ, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट को बांटना चाहिए स्टेट्स के साथ। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। श्रेया, मेरा आपसे सवाल ये है कि फाइनेंस कमीशन अगर रिकमेंडेशन देता है, और रिकमेंडेशन कभी भी कोई चीज़ जब हम वर्ड ही यूज़ करते हैं रिकमेंडेशन, तो वो कोई बंदिशें तो होती नहीं है, बाइंडिंग एलिमेंट नहीं होता ना रिकमेंडेशन। तो केंद्र सरकार मयूर क्यों मान रही है इस बात को कि हम अपना पैसा जो टैक्स प्रोसीड्स हमारे पास आएंगे, हम अपनी ही तिजोरी शाइनी सिर्फ नहीं भरेंगे, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा ये पैसा, हम फायदा पहुंचाएंगे राज्य की सरकारों को भी। श्रेया, वाई इज इट सो? मयूर क्यों? नहीं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन मेरा मतलब आप समझो, मेरा क्वेश्चन समझो। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार को एक रिकमेंडेशन मिली, ठीक है, फाइनेंस कमीशन से, कि आपके पास एंटायर गैमट एंटायर रेंज ऑफ फंड्स जो आ रहा है उसका अभी कितना चल रहा है। लास्ट अभी इस फाइनेंस कमीशन में कितना बोला गया था? ईशा ने उस दिन वो भेजा था ना स्क्रीनशॉट, 41% था, कितना था वो? 41%, ठीक है, चलो मान लो लगभग 40 मान लेते हैं राउंड फिगर में। वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए राउंड फिगर, हम अपनी मर्जी से नहीं, प्रिसाइज फिगर रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो ठीक है, 41%। 41% तुम्हारे पास जो नेट 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 टैक्स प्रोसीड्स जो आ रहे हैं, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो तुम्हें बांटना है राज्य की सरकारों के साथ। क्यों केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन की इस बात को मान रही है, सिंसियर तरीके से ले रही है, लागू कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है? और अगर ऐसा है श्रेया, तो फिर नीति आयोग या दूसरी जो रिकमेंडरी बॉडीज होती हैं उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेती केंद्र सरकार? बताओ इसका आंसर। ऐसा तो वैसे तो फिर यार दूसरी बॉडीज में भी दम होता है। हाँ देखो, बात ये होती है, ये एक बॉडी जो है इसके पीछे देखो ऐसा कोई ठोस रीजन नहीं है, आप सबके आंसर करेक्ट हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक दमदार बात जो लिखने वाली है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये इतनी रेप्यूटेड बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने फाइनेंस कमीशन, कि इसकी बातों को इग्नोर करने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिर फिस्कल फेडरलिज्म के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती है, विलिंग नहीं है, या फिर वो कर ही नहीं सकती, उसके पावर के दायरे के बाहर है ये वाली चीज है, या फिर सारा पैसा वो अपने पास समेट के रखना चाहते हैं। अगर मैं ये चीज बोलूं, हमारी किताबों में एक हिडन एस्पेक्ट की एनालिसिस होती है, ये लिखा नहीं होता है क्रिस्टल क्लियर हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, लेकिन अगर शाइनी आर्टिकल 280 के तहत अगर मैं फाइनेंस कमीशन को श्रेया फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने वाली बॉडी कह दूं, तो इस चीज में कुणाल कुछ गलत है क्या ऐसा बोलना मेरा? नहीं ना? और अगर सरकार इसकी बात को, इसके रिकमेंडेशन को ना माने, आरएन जो कि सिर्फ एक ही बॉडी है जो कि फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, हालांकि रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंडेशंस का मतलब ही यही होता है, आप पॉलिटी को एक बार के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन को हटाओ, रिकमेंडेशन शब्द का डिक्शनरी मीनिंग ही जर्नल पार्लेंस के अंदर जिंदगी में यही है कि एक सजेशन मिला है हमें, एक सुझाव मिला है हमें, मैं अपना ही लूंगा उसको, या कोई बंदी उसको एक्सेप्ट कर ही लेगी इस चीज को कि उसको जो समझाया गया वो वैसे ही वैसे फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? वो किसी का एक ओपिनियन है जो थ्रो करा गया आपकी एक्टिविटीज को, आपकी चीजों को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन फाइनेंस कमीशन के अलावा ऐसी मुझे कोई दूसरी बॉडी का नाम अगर कोई है तो बताओ, कि जो फिस्कल फेडरलिज्म के प्रमोट करती हो, जिसकी बातें, जिसकी रिकमेंडेशन
दम रखती हो फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने में? कोई ऐसी दूसरी बॉडी एग्जिस्ट करती है क्या हमारे देश में? फाइनेंस कमीशन के सामने कह रहा हूं मैं, ऐसी दमदार बॉडी नहीं ना। इसलिए केंद्र सरकार के लिए यह मुश्किल हो जाता है, यह मुश्किल हो जाता है कि उसकी बातों को वो इग्नोर करें, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अंदर जो टीम है पूरी की पूरी, जो मेंबर्स हैं, उसका सोल डेजिग्नेटेड पर्पस ही यही है कि वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में बेस्ट सुझाव देगा 360 डिग्री सारी इकोनॉमिक आर्थिक एस्पेक्ट को समझते हुए। अब जैसे करेंटली अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे देश में प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए, उनको चुनने के लिए यूपीएससी से ज्यादा बेहतर कोई बॉडी है क्या? नहीं ना। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा भी था, जो स्टेट पीएससी वाली बॉडीज हैं, कभी कभार जब उनसे पेपर वगैरह नहीं बन पाता है, अभी हमने ऐसी लाइन पढ़ी थी ना शैनी अपनी पॉलिटी की बुक में, इसी में लक्ष्मीकांत में, तो वो लोग यूपीएससी की मदद भी लेते हैं, है ना, कि पेपर बनवा दो, पैटर्न बनवा दो, है ना। और यूपीएससी के पास उस चीज में डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है उन बातों को, वो मना भी कर सकता है। तो कुछ बॉडीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि उनकी बातों को मना नहीं कर सकती केंद्र सरकार। अगर आपको यहां पर इस बात में कोई भी डाउट लग रहा है, मैं आपको दूसरी चीज रिवीजन के लिए बता देता हूं, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आप ये 2 एग्जांपल्स यूज करो तो आप मतलब इंटरव्यू रूम में जो आपके ऊपर क्वेश्चन बॉम्ब की तरह फेंके जाएंगे, आप उसको डिफेंड कर सकते हो, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। एक तो मैंने फाइनेंस कमीशन बता दी कि दमदार बॉडी है, फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने की दिशा में एक अच्छी बॉडी है, और इसकी बातों को इग्नोर करना केंद्र सरकार जो है अपने मुंह पे खुद ही थप्पड़ मार ले इसके बराबर है। दूसरी चीज, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, जब मैंने यूपीएससी का चैप्टर करवाया था आपको, यूपीएससी स्टेट पीएससी वाला। यूपीएससी एक क्राइटेरिया सेट करता है, एक सिलेक्शन बॉडी है वो, कि मतलब हमारी नजरों में ये 800 से 1200 लोग हमने बेस्ट सिविल सर्वेंट चुने हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में फिट होने के योग्य हैं। ये इनके मार्क्स, इनके रिजल्ट, इनकी परफॉर्मेंस प्रूव करती है कि ये आईएफएस के योग्य हैं, आईएएस के योग्य हैं, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, ये सारी विभिन्न सर्विसेज, राइट। मैंने लेकिन आपको ये भी बताया था, ये सिर्फ फाइनल पीडीएफ जो रिलीज होती है, हमें एक्चुअली खुश होना नहीं चाहिए इससे, है ना। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार हमेशा एक्सेप्ट इसको कर ही लेती है, जैसा कि यूपीएससी ने वो दिया है। यूपीएससी को सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है फायका, कि आप बेस्ट प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करवाओ, सिलेक्शन करवाओ। आपको एक बात बताता हूं फायका आर्यन, ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी को ये केंद्र सरकार को जो यूपीएससी ने लिस्ट सौंपी है, रैंक 1 से रैंक 800, रैंक 1200 तक, केंद्र सरकार उसको मना कर दे मानने से कि नहीं, हम इनमें से सिर्फ रैंक 45 से रैंक 800 तक लेना चाहते हैं, 800 से 1200 तक नहीं लेना है हमें, रैंक 1 से लेकर रैंक 44 वालों को नहीं लेना है हमें। केंद्र सरकार पूरी तरीके से ऐसा कर सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतनी रेप्यूटेड बॉडी जिसने इतना एक टफ प्रोसीजर का एग्जाम कंडक्ट करवाया, बेस्ट टू बेस्ट ब्रेन्स को, कैलिबर वाले पर्संस को, जो कि सिचुएशन को देखकर घबराए ना, ऐसे लोगों का चयन उसने करवाया। अब केंद्र सरकार की दम है क्या इस कंटेक्स्ट में? जस्ट लाइक फाइनेंस कमीशन के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि उसके पास पावर है, एक रिकमेंडेशन वाली लिस्ट ही गई है केंद्र सरकार के पास, लेकिन केंद्र सरकार यहां पर इसको मना कर सकती है क्या एक्सेप्ट करने से? नहीं ना, ये चीज है। तो फाइनेंस कमीशन की बात मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, मुझे उसका रीजन बताओ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1950 में हमारा संविधान कमेंस होता है, इंप्लीमेंट होना शुरू होता है, राइट यानी उसके 10 साल तक, यानी कि 1960 तक फाइनेंस कमीशन एक स्पेशल रिकमेंडेशन देता हुआ आया था कि वो राज्य जो कि जूट की खेती करते हैं या जूट के प्रोडक्ट्स को इस प्रकार से बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कि उनकी सेल सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल प्रमोट हो रही है उससे, और उससे जूट प्रोडक्ट्स को बेचकर उससे जो हमारा मतलब हम जो बाहर बेच रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है गुड्स बाहर जाएंगे और रेवेन्यू अंदर आएगा, तो जीडीपी में 4 चांद लग रहे हैं।
तो क्योंकि ऐसे राज्यों से जूट की प्रोडक्शन प्रमोट हो रही है तो ऐसे राज्य को थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स अवेलेबल टू देम। ऐसे ही है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रचलन है, ये जो प्रक्रिया है 1960 के बाद क्यों नहीं चली? बताओ फायका। आर्यन आप थे दिन के लेक्चर में? लेक्चर कवर करा? अब तो मैं इमीडिएटली डाल देता हूँ, देख लिया करो यार, मतलब उस पर यार। ठीक है, हाँ कोई भी मुझे आंसर बताओ जो दिन में था इस टाइम पर। शायद नहीं, आप बताओ जरा इन सबको, ऐसा क्यों? अच्छा पहले मुझे उन राज्यों के नाम बताओ जिसके साथ फाइनेंस कमीशन ऐसा करता था। 4 राज्यों के नाम बताओ। हाँ, बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में जूट होता है, उड़ीसा, और ये देखो ये रही लिस्ट, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज फिर रोक क्यों दी गई आगे चलकर? इसका रीजन क्या है? मैंने आपको लेक्चर खत्म करने से पहले इसके ऊपर 2-3 मिनट का ज्ञान भी दिया था, मैंने आपको ठोस रीजन बताया था। नहीं, पर मैं वही कह रहा हूं कि रोक क्यों दिया गया? जैसे टाइम पीरियड के लिए दिया गया था तो एक्सटेंड भी तो हो सकता है, रिकमेंडेशन ही तो है। वो जूट भाई प्रमोट कर रहे हैं उसकी वजह से, सॉरी, जूट की खेती को, पैदावार को प्रमोट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उनको। अब एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, इसका मतलब हम जब बोलते हैं इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यानी कि केंद्र सरकार एक्सपोर्ट कर रही है, रेवेन्यू भी केंद्र सरकार की तिजोरी में आना है। तो जब किसी 4 राज्यों की वजह से 4 चांद लगे हमारी जीडीपी को, तो उसका शेयर उन 4 राज्यों को मिलना तो चाहिए ना कम से कम, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, फाइनेंस कमीशन आगे रोक क्यों दिया इसको? बताओ, श्रेया आंसर करो उसको, कोई भी। फायका बताओ। बोलो। भूल गए क्या? मोबाइल चला रहे थे क्या मेरी क्लास में बैठ के बगल में? सुनते नहीं हो मेरी बात पूरी? क्या प्रॉब्लम्स निकालोगे तुम लोग यार, मेमोरी पावर ही नहीं है कुछ भी। देखो, इसका रीजन मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। अब ऐसे मयूर, हर एक राज्य जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस करता है, ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट हो, है ना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहा होगा। रबड़ की खेती गिने चुने राज्यों में होती है, कॉफी चाय की खेती गिने चुने राज्यों में होती है, जूट की खेती गिने चुने राज्यों में होती है, कॉटन की खेती गिने चुने राज्यों में होती है। इसके अलावा कपड़े, सिल्क टेक्सटाइल्स गिने चुने राज्यों में होते हैं। मान लो कल को इतनी ज़्यादा अभी पैदावार तो नहीं होती ऐसे, मध्य प्रदेश में एक स्पेशल प्रकार का मुर्गा पैदा होता है, बताओ कौन सा? क्या कहते हैं उसको? ब्लैक चिकन को इसका क्या नाम है? कड़कनाथ मुर्गा। उसको क्या मिल रखा है? जीआई टैग मिल रखा है। अब ऐसे हर एक राज्य की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है कि वो हम सप्लाई करें बाहर के देशों में, यानी कि एक्सपोर्ट करें, और उससे हमारी जीडीपी को 4 चांद लगें। जब आगे चलकर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर फिस्कल फेडरलिज्म की बंदूक को चलाते हुए जब पैसा अच्छी तरीके से डिवाइड हो ही रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, तो ये फिर स्पेशल कैटेगराइजेशन की बात करने की आवश्यकता क्या है? और मैंने ये भी बताया था, जूट को या जूट प्रोडक्ट्स को, जैसे ये कैटेगरी इन्होंने बनाकर लिखा हुआ है, ऐसा कहां गया ये? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जूट एंड जूट प्रोडक्ट जैसे एक कैटेगरी है पूरी। अब ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं ऐसे वो करके, लेकिन हम इतने, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल भी करा था आपको प्रीवियस क्लास में, कि हम इतने पेरोकियल या नैरो माइंडेडनेस से इसको क्यों देखें? जब पैसा बट नहीं रहा होता तो सबको फिर स्पेशल वो मिलना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे जब पैसा डिवाइड होगा, जब फिस्कल फेडरलिज्म का प्रिंसिपल अच्छे से ग्राउंड रियलिटी में वर्क करेगा, हर एक राज्य ये कहेगा कि हमारे तरफ से हमारा गुड जो गया, दार्जिलिंग टी एक्सपोर्ट हुई, उससे इतना रेवेन्यू आया, देश ने इतनी कमाई करी, तो उसका इतना परसेंटेज हमें पहुंचाओ। तो वो फिस्कल फेडरलिज्म जो है ना, वो एक कन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरू शुरू में क्या था, वो नीड थी कि जब गिने चुने राज्य कुछ ऐसा काम कर रहे थे, प्रोडक्ट्स बना रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हम कर पा रहे थे। और उन दिनों आप जानते हो एक्सपोर्ट जो है काफी बड़ी चीज होती थी, क्योंकि साल देख लो 1960 है, हम अभी भी
अभी भी 31 साल दूर हैं अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने के लिए। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन के एरा में हमारी इकोनॉमी तो क्या, दुनिया भर की इकोनॉमी के दरवाजे जो खुल गए, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक प्यारे टर्म से पुकारते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो फिर ऐसे हम पेरोकियल माइंडसेट के साथ ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स के कंट्रीब्यूशन को क्यों देखें? अब क्लियर है? बताओ। ठीक है, जैसे आप जो बता रहे हो ना कि जो पिछड़े राज्य हैं, जो बैकवर्ड स्टेट्स है वगैरह, वो उनकी देखो स्पेशल नीड है, स्पेशल डिमांड है। देखो कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में भी आज तक देखो शाइनी कुछ जंगलों में आदिवासी रहते हैं। श्रेया, जो सारे के सारे स्केड्यूल ट्राइब है वो मेन स्ट्रीम या तो हम बना नहीं पाए या वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें उनके इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना है ना। किसी राज्य में मान लो सिर्फ एक ही पर्सन रहता है जंगल में, आदिवासी सिर्फ एक रहता है, तो स्टेट या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या ये कहता है क्या, जब तक वो भसड़ में नहीं होंगे, ऐसे 5-6 लोग ना हो, तब तक 4-5 के इंटरेस्ट को इग्नोर करा जा सकता है? ऐसा है क्या? आपने एक क्या कहते हैं उसको, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के कन्फ्लिक्ट के बारे में कभी कुछ सुना है आपने, कभी करंट अफेयर वगैरह में या कहीं पर भी देखा हो? कुछ लोगों के ग्रुप के लोग जो होते हैं, उनकी भाषा जो होती है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी कैटेगरी जो लोगों की है, जो ये भाषा बोलती थी, वो बहुत कम रह गए, गिने चुने, मतलब उंगलियों पे गिन लो इतने लोग रह गए। हम केंद्र सरकार से, भारत की सरकार से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए प्लीज इसकी कोई पॉलिसी बनाओ। या हमारी पॉपुलेशन का ट्रेंड बहुत कम होता चला गया है, हम अपने पॉपुलेशन को बचा के रखना चाहते हैं, लुप्त नहीं होना देना चाहते हैं। वो दुनिया से लुप्त नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लुप्त नहीं होना देना चाहते हैं। हमारे हमारे लिए एक पॉलिसी बनाओ। तो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पॉलिसीज भी होती हैं, है ना, जिसमें केंद्र सरकार किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोगों की भाषा को, अगर उनका टेक्स्ट अवेलेबल है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ कंडीशंस बनाती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज वेल एज, अगर मैंने जो ये दूसरा एग्जांपल आपको दिया कि एक लोगों की जनसंख्या अगर कम हो रही है और उनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसका कोई रियलिस्टिक एग्जांपल आप दे सकते हो कि केंद्र सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की आबादी जो है वो गिरती चली जा रही हो? श्रेया बताओ। पारसी, ठीक है, पारसी इंडिया में हो तो पारसी बोला करो, ठीक है। हिटलर का टैग लगा के निकाल देंगे तो इंटरव्यू रूम से। बात सही है, रूट ठीक है उनका, लेकिन क्यों कंट्रोवर्सी में फंसना? तो कौन सी स्कीम है वो पारसीज के लिए? जियो पारसी स्कीम, उसका भी कौन सा फेज चल रहा है, मतलब पार्ट कौन सा चल रहा है? 2.0, ठीक है। क्लियर है सबको? आर्यन, सारे डाउट क्लियर? क्या कह रहे हो? 2.0, हाँ। जियो पारसी, अभी जो उसका ये जो फेज चल रहा है वो दूसरा फेज चल रहा है इसका। सरकार ने इसका पहला एक फेज लॉन्च करा था, फिर दूसरा फेज लॉन्च करा था इसका। दूसरा फेज ही अभी। अच्छा, इनकी पॉपुलेशन कम क्यों है? क्या दिक्कत है यहाँ पर इनको? क्या मारकटाई हो रही है इनके बीच में आपस में, या इंडिया में असुरक्षित फील कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान वगैरह दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या मार पीट रहे हैं इनको, इनकी नसबंदी जबरदस्ती करवा रहे हैं? क्या दिक्कत क्या हो रही है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाँ, अपने बहुत क्लोज कांटेक्ट में शादी करते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि ये वाला काम सबसे ज़्यादा दुनिया में होता है मुसलमानों में। कि मुसलमान जो लोग होते हैं वो बहुत क्लोजली रिलेटेड रिश्तेदारों में अपनी शादी करते हैं, लेकिन पारसी उनसे भी ज़्यादा महान है, वो और क्लोज रिश्तेदारों में शादी करते हैं उनसे भी ज़्यादा। इसकी वजह से दिक्कत हमें इसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं कि कौन कितने शादी कर रहा है, कौन कितने शादी नहीं कर रहा। सगे भाई बहन से भी कोई शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई दुनिया में हर किसी की चॉइस है, हम यहाँ पर ये डिबेट करने नहीं बैठे। लेकिन चलते हैं साइंस की तरफ। बायोलॉजी ये कहती है, जब आपका बहुत क्लोजली रिलेटेड जब डीएनए होता है, और जब आप कुछ जनरेशंस बाय जनरेशंस, आपके जनरेशंस में जब बहुत क्लोजली रिलेटेड डीएनए वालों के साथ आपका सेक्स होता रहता है, आपके ऑफस्प्रिंग्स जब पैदा होते हैं, तो वो
एक कारण बनती है कि आपके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म होने लग जाती है, राइट। अगर मैं आसान भाषा में अगर ये सारी टेक्निकलिटीज को हटाकर बताऊं कि जो सबको समझ में आ जाए इस लेक्चर में बैठे हुए और सुनने वालों को, ऐसा ही होता है, शायद ऐसे ही वर्क करता है बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, है ना, कि वो गिरा देता है। अच्छा, ये चीज क्या स्पीशीज में भी होती है क्या श्रेया? हमने PMFIS में ऐसा कुछ पढ़ा था? बाकी स्पीशीज में भी होती है क्या ऐसी चीज, अगर वो बहुत क्लोजली रिलेटेड अगर करें, अगर क्या कहते हैं उसको, रिप्रोडक्शन को, मतलब एक रिप्रोडक्शन की फेज को अगर स्टार्ट करें, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सब में हो सकता है, सारे स्पीशीज में दिक्कत होती है? बताओ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं, मैं एनिमल्स और उसकी बात कर रहा हूँ, रेप्टाइल्स की, इंसेक्ट्स की वगैरह, है ना। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, यूनिवर्सल नहीं है कि सब में ऐसा नहीं होता, है ना, कि उनकी आबादी कम ही होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट। अब स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे इस चैप्टर में काफी सारी हमें बातें बता दी हैं, कुछ एक नए डायमेंशन यहां पर दोबारा लेकर आ रहा है। स्टेट का इंटरेस्ट, मुझे एक बात बताओ, अभी सबसे रीसेंट फिनोमेना क्या था कि राज्य की सरकारों को किसी घटनाक्रम से डर लग रहा था और केंद्र सरकार के एक आश्वासन की वजह से उनके इंटरेस्ट जो थे वो प्रोटेक्ट करे गए। बताओ रीसेंट घटना। GST। कितने साल का वचन दिया गया उनको कि कोई भी लॉस झेलोगे तो हम देंगे उसके लिए ग्रांट? हाँ, कितने साल? 5 साल। ठीक है। तो स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट लेज डाउन दैट द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से बिल? कोई भी ऐसा बिल, श्रेया पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हम इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, राइट। कोई भी ऐसा जो बिल है जो कि इंपोज करता है या वेरी करे, चेंज करे किसी भी टैक्स को या ड्यूटी को, जहां पर स्टेट्स इंटरेस्टेड है, यानी कि एक बिल आ रहा है, पार्लियामेंट्री बिल है, ठीक है, मतलब केंद्र लेवल पर जाकर एक कानून बन जाएगा, नेशनल लेवल का कानून बन जाएगा जाकर, वो बिल किसी भी प्रकार का टैक्स या ड्यूटी को चेंज कर, किसी भी प्रकार के टैक्स या ड्यूटी को चेंज करने की बात कर रहा है, जहां पर स्टेट जो है दे आर इंटरेस्टेड। यानी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल प्रभावित हो रहा है? बताओ। फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है। यस, काफी चीजें मिसिंग है। मतलब वो एक आपको हिंट दे रहा है ना, फिर आगे अभी इनिशियल चैप्टर है ना, अब उसको कोई पार्लियामेंट से देख ले, फिर पता लग जाएगा उसको। कोई भी जो बिल है, अगर उसके अंदर जो डेफिनेशन है, जो टर्म है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, उसके मीनिंग को चेंज करने की कोशिश करे कोई भी बिल, जो कि डिफाइन करा गया फॉर द पर्पसेस ऑफ द इनएक्टमेंट रिलेटेड टू इंडियन इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से प्राप्त हुई इनकम अगर आपके इनकम टैक्स का पार्ट है, आपकी पर्सनल इनकम का पार्ट है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है, उसका मीनिंग अगर कल को चेंज करने की बात हो तो अगेन हमें ऐसे किसी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले प्रश्न को मार्क कर दूं जरा। उसके बाद कोई भी ऐसा बिल विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनीज आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट्स, कि कैसे जो टैक्स प्रोसीड्स है वो राज्यों को मिलने चाहिए, कितने परसेंटेज में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और कोई भी ऐसा बिल जो कि इंपोज करता है किसी भी प्रकार का सरचार्ज ऑन एनी स्पेसिफाइड टैक्स या कोई भी ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर, इसके लिए प्रेसिडेंट की अनुमति हमें लेनी पड़ेगी इन सारे बिल के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी तो प्रेसिडेंट की अनुमति लेना ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है, जब ये राइटर आपको ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स फाइनेंशियल मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ये बंदिशें लगाता है पार्लियामेंट के ऊपर के कुछ प्रकार के 4 कैटेगरीज के जो बिल है उनको पार्लियामेंट में सिर्फ तभी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है जब राष्ट्रपति की सहमति हो, तो मतलब हाँ सहमति हो, तो राष्ट्रपति की सहमति होने से स्टेट्स के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, पर ऐसा क्यों, मतलब प्रेसिडेंट से पूछ के इंट्रोड्यूस कर दिया तो स्टेट्स के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं इसमें?
किसके? हाँ, लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ श्रेया, लेकिन प्रेसिडेंट से पूछना ऐसे किसी बिल को लाने से पहले, ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? स्टेट्स का प्रेसिडेंट से क्या लेना देना? हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, और सबके, और एक बार बताओ, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के सगे या फिर सबका भला सोचने की कोशिश करते हैं? मतलब इनकी कुर्सी को क्या समझा जाता है? सबका भला, इसलिए, ठीक है। द एक्सप्रेशन टैक्स या फिर ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ये जो एक टर्म है, टैक्स या ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ये था टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी टैक्स या कोई भी ड्यूटी, अ टैक्स और ड्यूटी द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ आर असाइन टू एनी स्टेट, मतलब कोई भी टैक्स या ड्यूटी है वो पूरा का पूरा या उसका कुछ गिना चुना पार्ट जो कि केंद्र सरकार के पास आया है, वो पैसा, उसकी या तो पूरी रकम या कुछ गिनी चुनी रकम असाइन करी जा रही है स्टेट्स को कि हम स्टेट्स को दे देंगे, ये मतलब है एक तो। दूसरा मतलब, कोई भी टैक्स या ड्यूटी बाय रेफरेंस टू द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ सम्स आर फॉर द टाइम बीइंग पेबल आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू एनी स्टेट। यहां पर अब दूसरा इसका क्या कहते हैं, बी पार्ट का मतलब क्या हुआ? यहां पर सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर आप फोकस करो, पूरी लाइन सेम है, फॉर फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ एक पर्टिकुलर वक्त के लिए या कभी कोई हालात आ जाए उनके अनुसार कोई भी टैक्स या ड्यूटी की जो प्रोसीड्स है, नेट प्रोसीड्स है, वो केंद्र सरकार के पास आए हैं, कलेक्ट हुआ पैसा केंद्र सरकार के पास आया है, और फॉर द टाइम बीइंग केंद्र सरकार ये कह रही है कि हाँ, हम इसे राज्यों के साथ बांटने के लिए या पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं। अब ये जो था एक दूसरा था कि यहां पर एक शब्द नेट प्रोसीड्स, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द प्रोसीड्स ऑफ अ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन तो मतलब अगर केंद्र सरकार दे रही है राज्य की सरकारों को अगर पैसा बांट रही, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन तो कट डाउन करा जाएगा ना श्रेया, ये तो फिर लॉस मेकिंग डील हुई ना, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। याद है हमने जब वो 5-6 कंडीशंस पढ़ी थी, उसके अंदर आने एक चीज पढ़ी थी हमने, कभी कभार टैक्स को इंपोज भी केंद्र सरकार के द्वारा करा जाएगा और कलेक्ट भी केंद्र सरकार के द्वारा करा जाएगा, राज्य की सरकारें झोली फैलाकर खड़ी होंगी और फ्री फंड में उनको वो पैसा बांट दिया जाएगा। पढ़ा था वो वाली कंडीशन भी हमने, है ना। लेकिन आपको राइटर एज सच यहां पर एक जनरल टर्म समझा रहा है श्रेया कि नेट प्रोसीड टर्म का मतलब क्या है, फिर इसका मतलब क्या है? तो क्या मतलब निकलता है इसका श्रेया कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को काट दो, जो भी टैक्स या ड्यूटी जो कलेक्ट कर रखी है उसको, जो कलेक्ट करने में जो मतलब मैन पावर और जो लोग लगे थे, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट लगा था, आईआरएस ऑफिसर लगे थे, जो भी जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन आई है उसको काट दो, और जितना जो पैसा है जो बच गया है वो है नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड जो होता है किसी भी टैक्स या ड्यूटी का इन एनी एरिया, इट इज टू बी एसर्टेन्ड एंड सर्टिफाइड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड हिज सर्टिफिकेट इज फाइनल। मतलब कितने पैसे की प्राप्ति हुई है किसी भी टैक्स या किसी भी ड्यूटी को इंपोज करने की वजह से देश में किसी भी जगह पर, जब वो पर्टिकुलर टैक्स या वो पर्टिकुलर ड्यूटी इंपोज करी गई है, उसके पीछे थप्पा या जो मोहर लगाने का काम होता है वो कैग का होता है, और उसका डिसीजन इस रिकॉर्ड में फाइनल होता है। जी हाँ, इतने नेट प्रोसीड जो हुई है, फिर कल को केंद्र सरकार आनाकानी नहीं कर सकती, बीच में किंतु परंतु नहीं कर सकती, नहीं नहीं इतना कलेक्ट नहीं हुआ था, ये कैग ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। कम बता रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर कैग कल को ज्यादा बता रहे हैं, उनकी ऑडिटिंग रिपोर्ट में निकल कर आता है कितनी कलेक्शन हुई है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती कैग का। और मैंने अक्सर आपको कैग के चैप्टर में भी बता रखा है कि जब भी कैग की रिपोर्ट आती है तो केंद्र सरकार की हालत जो है वो खराब होने लग जाती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर? उसके बाद बोरिंग बाय सेंटर एंड द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द बोरिंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है फंड्स को ईदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कैन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स बाय द पार्लियामेंट। मतलब बोरो कितना करना है उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होती है जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब इसके लिए अभी तक एज सच पार्लियामेंट के द्वारा कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं आया। नो सच लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब क्या स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है? क्या कर सकती है, देश के बाहर से भी। क्या देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रॉड। अच्छा एक बात बताओ, अगर राज्य को हम लोग अनुमति दे देते कि हाँ तुम बाहर से बोरो कर सकते हो, इससे दिक्कत क्या थी? केंद्र सरकार तो कर ही रही ना बाहर से बोरो, राज्य की सरकार अगर बोरो करती तो इससे दिक्कत क्या थी? देश पे इफेक्ट आएगा। राज्य की सरकारें तो अंधाधुंध लोन लेके चली आएंगी, है ना। केंद्र सरकार को पता चला मयूर भनक भी ना हो, राज्य की सरकारें पैसा चुका नहीं पा रही हैं, और केंद्र सरकार ने जब बिल देखा ब्याज के साथ तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई केंद्र सरकार की। और पता चला यार फॉरेन एक टेरिटोरियल कोई भी कंट्री हो, मतलब एक फॉरेन नेशन स्टेट हो कोई भी, अब वो किस प्रकार की बंदिशें लगाए हमें तो नहीं पता ना, और राज्य की सरकार पता नहीं क्या क्लॉज साइन कर आ जाए। इसी बेवकूफी के चलते श्रीलंका ने जो चाइना से लोन लिया उसके चलते 99 साल के लिए अपना क्या खो दिया? हम्बनतोता पोर्ट। हम्बनतोता पोर्ट फाइकर 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास गिरवी पड़ा है अब श्रीलंका का पोर्ट एक मेजर पोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रॉड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और कैन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट। मतलब यहां पर लोन कौन किसको दे रहा है? केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को लोन दे रही है, और गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट। एनी सम्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सच लोन्स आर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पैसा यहीं से जाएगा देश की तिजोरी से। स्टेट कैनॉट रेज एनी लोन, ये चीज समझ जाना अच्छे से। स्टेट कैनॉट रेज एनी लोन, लेकिन यहां पर अगर सेंटर की कंसेंट मिल जाए तो करा जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ अ लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ गारंटी हैज बीन गिवन बाय द सेंटर। अगर राज्य की सरकारों का कोई आउटस्टैंडिंग लोन या एक लोन का पार्ट या कुछ किस्तें वगैरह भी बाकी रह गई हैं, उस केस में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोले कि हम गारंटी देंगे इस लोन को रेज करने के लिए, जो भी है, उस केस में राज्य की सरकारें जो है वो लोन रेज नहीं कर सकती हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। तो ये हमने पढ़ा कि बोरिंग बाय द सेंटर द स्टेट्स कैसे वर्क करता है। फिर हम बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज की। किसी भी अन्य फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल कंट्री की तरह भारत का जो संविधान है इट ऑल्सो कंटेन द रूल ऑफ इम्यूनिटी फॉर म्यूचुअल टैक्सेशन, immunity from mutual taxation, and it makes the following provisions in this regard. Number 1, exemption of central property from state taxation. अब ये immunity from mutual taxation क्या है? मतलब केंद्र सरकार की चीजों के ऊपर राज्य की सरकार टैक्स ना लगाए और राज्य सरकार की चीजों के ऊपर केंद्र सरकार टैक्स ना लगाए। अब वो है क्या? मतलब ये वाली बात कह देना कि चीजों के ऊपर टैक्स ना लगाए तो फिर टैक्स लगेगा कहाँ? पहले उसको समझते हैं कि कहाँ टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। सेंटर की अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज बाय द स्टेट, या कोई भी अथॉरिटी जो कि राज्य के अंतर्गत आती हो, लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत एंड सो ऑन, लाइक अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज। बट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव दिस बैन। पार्लियामेंट चाहे तो इस बैन को रिमूव कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि जब सेंटर की प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है तो प्रॉपर्टी क्या होती है सेंटर की? ये अपने आप में दोस्तों फिल्म्स का क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आज तक फिल्म्स के अंदर नहीं आया, ये बन सकता है लेकिन बड़े प्यारे तरीके से। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? कोई लैंड, बिल्डिंग्स, चैटल्स, शेयर्स, डेट्स,
एंड एवरीथिंग दैट हैज अ मनी वैल्यू, एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो। अच्छा मुझे एक बात बताना, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हम किसको कहेंगे केंद्र सरकार की? जैसे लैंड, बिल्डिंग, चैटर्स वगैरह, ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, समझ में आता है, ठीक है। ये लेकिन इमूवेबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की? श्रेया क्या कहते हैं हम उसको? गुड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फर्दर, प्रॉपर्टी may be used for sovereign like armed forces or for commercial purposes also. जो कॉर्पोरेशन या कंपनी थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट कर रखे हैं, दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन या लोकल टैक्सेशन। इसका एग्जांपल देना जरा मुझे, इसी चैप्टर में पढ़ाया था आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में। कॉर्पोरेशन या फिर कंपनीज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती हैं ऐसी? क्या कहते हैं उसको जनरल लैंग्वेज में? केंद्र सरकार की कंपनी या कॉर्पोरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? गुड, पीएसयूज या फिर पीएससीज। ठीक है, एग्जाम्पल दो मुझे, कोई भी 6 एग्जाम्पल दो पीएसयू या पीएससी के, एक ही टर्म होती है वैसे। 6 एग्जाम्पल दो। ओएनजीसी, आईओसी, बेल गेल सेल, एमटीएनएल। ठीक है, द रीजन इज डेट अ कॉर्पोरेशन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए। उसके बाद एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, उल्टा हो गया। जब हम यहां पर बात कर रहे थे ना एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, अब स्टेट की प्रॉपर्टी इम्यून है फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। तो जो प्रॉपर्टी और इनकम है स्टेट की, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। कोई भी जो इनकम है, सच इनकम में बी डिराइव फ्रॉम सॉवरेन फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस, बट सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट अगर पार्लियामेंट अगर उसको बोले। वैसे हमने ऊपर भी देखा था कि पार्लियामेंट केंद्र सरकार के टर्म में भी ये वाला बैन रिमूव कर सकता है चाहे तो, कि वो टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, हाउएवर पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी पर्टिकुलर ट्रेड या फिर बिजनेस एज इंसिडेंटल टू द ऑर्डिनरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट वुड देन नॉट बी टैक्सेबल। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी बिजनेस को, ट्रेड को, स्टेट गवर्नमेंट के, वो बोल सकता है कि ये सरकारी काम ही है, सरकारी काम ज्यादा ही है और ये टैक्सेबल नहीं होगा। केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, पार्लियामेंट चाहे ऐसा बोल सकता है। अब जो प्रॉपर्टी और इनकम होती है लोकल अथॉरिटीज की, which is situated within the state, they are not exempted from central taxation. Similarly, property or income of corporations or companies owned by the state can be taxed by the center. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक एडवाइजरी ओपिनियन में, एडवाइजरी ओपिनियन, सिर्फ एक ओपिनियन, ठीक है, नो जजमेंट, मतलब कोई बंदिशें नहीं लगा रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ एक एडवाइजरी ओपिनियन जारी करा था। इन सी कस्टम्स एक्ट 1963 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टैक्सेशन डज नॉट एक्सटेंड टू द ड्यूटीज ऑफ कस्टम या फिर ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। जो एक्साइज ड्यूटीज या कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन जो पावर है वो यहां तक नहीं आ सकता। तो सेंटर कैन इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय स्टेट और एन एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर बाय द स्टेट। केंद्र सरकार इसके ऊपर टैक्स या ड्यूटी लगा सकती है। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज। सेंट्रल स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं नॉर्मल टाइम में, वो चेंज हो जाते हैं इमरजेंसी के वक्त। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखी है इनके ऊपर, इसी चैप्टर में भी और बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी। जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगती है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी के पूरे देश में लगती है, देश के किसी पार्ट में भी लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी को कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पे लगती है? प्रॉपर वर्ड चाहिए मुझे, ये नहीं कहानियां नहीं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। क्या कह रहे हो? नेचुरल कैलेमिटीज? नहीं नहीं, प्रॉपर शब्द बताओ, एक मिनट आप बताओ। आर्म्ड रेबेलियन, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन जो वर्ड है वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया?
44th अमेंडमेंट एक्ट। उससे पहले क्या चलता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। इसका मतलब ये है प्रेसिडेंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस, चाहे वो टैक्स शेयरिंग हो या फिर ग्रांट हो, केंद्र सरकार से राज्य सरकारों की तरफ जाते हैं, जो हेल्प जाती है, या फिर जो जनरली जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के टर्म्स में जो टैक्स का जो शेयर जाता है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगी हो आर्टिकल 360 के अंतर्गत, फायका कब लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में, कभी लगी है क्या? अभी तक नहीं लगी। तो क्या चाह रहे हो लग जाए? इतने दुखी बन से अभी तक नहीं लगी। तो वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन ऑपरेशन, सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स, क्या? टू ऑब्जर्व स्पेसिफाइड कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ध्यान से संभाल के चलो, लेकर चलो अपने पैसे को, कहां से कितना पैसा निकाल रहे हो उसका क्या कहते हैं हिसाब किताब रखना। और इसका इस लाइन का मतलब यह भी होता है केंद्र सरकार से इस वक्त जब धारा 360 लगी हो, एक्सपेक्ट मत करना कि हम पैसा जो है तुम तक पहुंचाएंगे। जब नेशनल इमरजेंसी में नहीं पहुंचाते, तो फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन जो कि स्टेट में सर्व कर रहे हो, एंड टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स और दूसरे फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में लेकर मत आओ, गवर्नर के पास साइन करवाने के एकदम से मत भेजो, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करवा के रखो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को, और स्टेट्स को इन डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। क्या अनिवार्य, नेसेसरी है? हाँ या ना? बिल्कुल। क्यों? हम लोग क्या मॉडल फॉलो करते हैं? सिर्फ फेडरलिज्म बोलना गलत होगा हमारे देश के लिए। फेडरलिज्म विद यूनिटरी बाइस। और यूनिटरी बाइस का मतलब क्या होता है? किसी आपातकालीन की या गंभीर परिस्थिति में पूरी पावर किसकी तरफ केंद्रित हो जाएगी? सेंटर की तरफ। क्योंकि हम राज्य के साथ बैठ के अगर इस टाइम पर छू चपड़ करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो तब तक सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल सकती है, राइट? इतनी बात क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया। कोई डाउट है आप लोगों को? ये चैप्टर 1/3 पार्ट में डिवाइड था, सॉरी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 1/3 2/3 मान लो ये हमारा हो गया है। 1/3 एक अलग एस्पेक्ट था, 2/3 में हमने सेंट्रल स्टेट के कुछ और जो माइक्रो डायमेंशंस थे वो कवर करे। अब हमें ट्रेंड्स देखना है कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के ट्रेंड्स अभी तक रहे क्या है। जब से देश आज़ाद हुआ, अलग अलग सरकारें जो रही है, क्या जो चीज़ें लिखी गई हैं संविधान में सच में सरकारों ने फॉलो करी है कि नहीं करी है। अगली क्लास में थोड़ा सा पॉलिटी का एस्पेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो भी इनकॉर्पोरेट होगा, क्योंकि सरकारों के साथ साथ आपको एक चीज़ कवर करनी पड़ेगी, कांग्रेस एरा एंड नॉन कांग्रेस एरा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।